कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए जिनको लगा था कि आज सर दूसरी क्लास नहीं देंगे या सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसी सुबह कह दिया शाम तक कहाँ क्लास आएगी। ठीक है, मैंने आपसे पहले कह दिया था अब क्या होगा, जितनी मेहनत मैं करूंगा उसका दोगुना आपको करना पड़ेगा, तब आपका चयन होगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से क्लासेस कम आई हैं, बहुत लंबे समय से एक पुराने रिदम में नहीं आया हूं मैं। तो अब यहाँ से चूंकि मैंने पहले आपसे कह दिया कि क्लासेस लगभग लगभग कंटिन्यू रहेंगी और आपको जितना मैं जिस तरीके से पहले पढ़ाता था उसी रिदम में उसी जोश के साथ दोबारा पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोगों का भी सहयोग इसमें क्या है, अपेक्षित है। ठीक है, क्रैश कोर्स में। दूसरा, बच्चों कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि पुलिस और फॉरेस्ट के लिए जो टेस्ट पेपर है सर उसका भी बता दीजिए। देखिए, टेस्ट पेपर तो हम लोग अभी मतलब जो नए हैं मतलब वो तो नहीं करा रहे बच्चों, क्योंकि समय का अभाव है। हाँ, इतना जरूर है कि जो हाल फिलहाल के दिनों में टेस्ट पेपर कराए गए हैं, ध्यान से सुनना, जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए तो सभी चीज समान है। जो नए बच्चे हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में हमने टेस्ट पेपर कराए हैं वो हम दोबारा करा रहे हैं, मतलब वो पेपर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और दूसरा, उसके साथ टाइम के बीच बीच में क्विज, यानी नए क्वेश्चंस की क्विज, ध्यान से सुनना, नए क्वेश्चंस की क्विज जो मेन टॉपिक है वो, और ओल्ड पेपर जो हमने कराए हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो जुड़ना चाहता है उसमें केपी सर से संपर्क कर सकता है। आप टेलीग्राम पे उनको इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको जुड़ना है। ठीक है, ध्यान ध्यान से सुनना, इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं 8126206068। इसको सेव करके आपको टेलीग्राम पे अगर जुड़ना होगा तो बात कर लेना उनसे। ठीक है, तो इस पे ठीक है, कॉल मत करना, टेलीग्राम पे इस नंबर को सेव करके मैसेज कर लेना अगर जुड़ना होगा तो। देखिए बच्चों, हमने कल जो किया था, हमने क्या देखा था, जो अपने आप में कुमाऊनी और गढ़वाली के क्षेत्र में जो हिंदी का पोर्शन आपका कुमाऊं गढ़वाल वाला, उसके अंदर मैंने आपको क्या चीजें बताई थी, इसमें ध्यान से देखना। उसमें मैंने आपको रिश्ते नातेदारी वाला बताया था। ठीक है, अब रिश्ते नातेदारी वाले में अंदर हम देखेंगे आज कुमाऊनी। आप लिखो कुमाऊं में रिश्ते नाते। ठीक है, यानी कुमाऊं में किसको क्या बोलते हैं वो चीज हमको कवर करनी, कुमाऊं वाला पोर्शन आज आपको कवर करना होगा। ठीक है, कुमाऊं वाला देखना है तो इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए कुमाऊं में रिश्ते नाते, यानी मेन मेन आपको मैं बता देता हूं कुमाऊं में किसको क्या कहते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको गढ़वाल में बताया था। ठीक है, देखिए पहला लिखना बच्चों, माँ। माँ को ईज या ईजा बोलते हैं कुमाऊं में। माँ को क्या बोलते हैं, ईज ऑब्लिक ईजा। ठीक है, ये बोलते हैं कुमाऊं में। माँ के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है ईज या ईजा। ठीक है, इसी के अलावा पुत्र के लिए होता है बच्चों चल। कई लोग जो कुमाऊं के उनके तो इजीली हुआ है। ठीक है, चल या लौंडा भी बोलते हैं। ठीक है, लौंड, चल या लौंड। और इसी के प्रकार से जो पुत्री होती है बच्चों, उसके लिए जो हिंदी यहाँ कुमाऊनी में जो शब्द यूज होता है उसके लिए क्या होता है, चेली या चियली। ठीक है, चेली होता है, उसके लिए क्या होता है, चेली, यानी पुत्री को चेली बोलते हैं, माँ को ईजा ईजा बोलते हैं, पुत्र को चल या लौंडा बोलते हैं। ठीक है, लौंड। इसके अलावा बच्चों मौसी को कैच बोलते हैं वहां। ठीक है, कई लोग कैच, कैच किस चीज के लिए शब्द यूज होता है, मौसी के लिए प्रयुक्त होता है कैच शब्द। ध्यान से सुनना इसको, कैच किसके लिए प्रयुक्त होता है, मौसी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द है। इसके साथ साथ ही बच्चों पति को जो बोलते हैं वहां पे वो बोलते हैं घरवाऊ। ठीक है, या मैस या आदिम। ठीक है, पति के लिए, हस्बैंड के लिए, पति के लिए घर वाऊ। घर वाऊ मतलब घर वाला, या मैस भी बोलते हैं, क्या मैस को कहते हैं। ठीक है, या आदिम बोलते हैं। जो भी आपको देखना होगा, ये इस प्रकार से कोई भी शब्द आ सकता है। तो पति के लिए घर वाऊ, मैस या आदिम बोलते हैं। इसी तरीके से बच्चों जो पत्नी होती है उसके लिए श्रेणी का शब्द यूज होता है। ठीक है, पत्नी के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, श्रेणी। ठीक है, पति के लिए कौन से शब्द का यूज किया जाता है, वहां पे सैनी शब्द का यूज किया जाता है। और कई बार सैनी या घरवाई भी बोलते हैं। ठीक है, घरवाई भी होता है, घरवावी, घरवावी, जैसे घरवाओ और घरवाई। ठीक है, तो सैनी शब्द होता है पत्नी के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों वहां पे जो अपने आप में सौतेले माँ बाप है उनके सौती माँ मैं और सौती बाप बोलते हैं इसको। ठीक है, सौती मैं या बाबो। ठीक है, ये सौतेले माता पिता होते हैं। ठीक है, इसको किसके लिए यूज होता है, सौतेले माँ और पिता, यानी सौतेला पिता होगा तो सौती बाप बोलेंगे, सौतेली माँ होगी तो सौतेली माँ। ठीक है, सौती मैं बोलेंगे, इसके लिए कुमाऊं में शब्द यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा जमे बोलते हैं बच्चों वहां पे दामाद को। ठीक है, जमे। अब कई चीजें ऐसी जो आपको नाम से पता चल जाएगा तो मैं वो नहीं लिखूंगा। जैसे आपको पेपर में आता है कोई शब्द वो इजीली आपको नाम से ही पता चल जाता है कई बार, तो वो चीज मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो जमे किस चीज के लिए प्रयोग हो जाता है बच्चों, यहाँ पे दामाद। ठीक है, इसी के प्रकार से बच्चों बुआरी जो शब्द यूज होता है वो बहू के लिए होता है, पुत्र वधु के लिए। ठीक है, लिखूं बुआरी, ये होता है किसके लिए, पुत्र वधु या बहू के लिए। ठीक है,
बहू के लिए पुत्र वधू या बहू के लिए जो होता है बच्चों वो बुआरी शब्द का यूज किया जाता है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक जो यहाँ पे होता है जो नती या नतिनी होते हैं वो पोते और पोती पोतियों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला लिखो नती ऑब्लिक नातिनी, ये क्या करते हैं बच्चों पोते ऑब्लिक पोती के लिए, ठीक है। तो पोते के लिए नाती बोलते हैं नती और पोतियों के लिए नातिनी बोलते हैं, ठीक है। पोते ऑब्लिक पोतियां, पोतियां, ठीक है। पोतियां पोतिनी होगी, पोतियां होगी जो नातिनी बोलते हैं, और पोते होंगे तो नाती बोलते हैं, इनके लिए ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा जेठ के लिए बोलते हैं बच्चों जियाट जीव, जियाट जीव, ये किसके लिए यूज होता है शब्द, जेठ के लिए यूज होता है, ठीक है। जेठ के लिए क्या शब्द का यूज किया जाता है, वहां पे जियाटजू का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक लिखो बच्चों ताई, ठूली ईज बोलते हैं, ठीक है, यानी बड़ी मम्मी यानी ठूली ईज, ठीक है। ठूली ईज ये होते हैं बच्चों ताई के लिए यूज, और भिन्न जो शब्द यूज होता है बच्चों वो जीजा के लिए यूज होता है, ठीक है। जीजा के लिए क्या यूज शब्द होता है, भिन्न बोलते हैं, भीना बोलते हैं, ठीक है। भिन्न जो शब्द होता है बच्चों वो किसके लिए होता है, अपने आप में जीजा के लिए होता है। इसके अलावा लास्ट में लिखो बच्चों भूलिया भूला, ये तो पता ही है आपको, भूलिया भूला ये भाई छोटे भाई या बहन के लिए, भूली ऑब्लिक भूला, ठीक है। तो छोटी बहन या भाई के लिए, बहन या भाई के लिए, बहन के लिए भूली, भाई के लिए भूला। ये था आपका कुछ मेन कुमाऊनी। अब आप कहोगे सर इतने, इसके अलावा जैसे पिता के लिए क्या कहते हैं, बाबू बाबा, ये सब वो तो कॉमन है बच्चों, कहीं भी आप चले जाओ कुमाऊं गढ़वाल जौनसार किसी भी क्षेत्र में लगभग आप उसके नाम से पता कर लेंगे कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब कई बच्चे सोचेंगे सर होमवर्क कहाँ गया, आएगा बच्चों, होमवर्क भी आता है बीच बीच में कई बार, तो होमवर्क लिख लीजिए आप, ठीक है। अगले आज की क्लास का होमवर्क लिख लीजिए पहले आप। पहले क्या लिखेंगे आप, हिंदी के बाद होमवर्क लिखेंगे। देखिए डिस्ट्रिक्ट सीरीज में टिहरी जनपद कंप्लीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टिहरी जनपद, ठीक है। उत्तराखंड प्लेलिस्ट में जाओगे, विंसर ईयर बुक, विंसर ईयर बुक 2025 की 7 या 8 वीडियोस कराई हैं। ये सिर्फ एक दिन में नहीं, इसके लिए टाइम है आपका 3 दिन होगा, 3 दिन, ठीक है। विंसर ईयर बुक कल तक एंड हो जाना चाहिए। अब कई बच्चे अभी ऐसे होंगे जो क्लास पढ़ लेंगे, कई बच्चे ड्रीम 11 पे अपनी टीम देख रहे होंगे कहाँ चल रही है, ठीक है। तो देखो होमवर्क में आपका जिला सीरीज में क्या पढ़ना है, आपको टिहरी पढ़ना है। उत्तराखंड में क्या पढ़ना है, विंसर ईयर बुक 2025, ये 3 दिन के अंदर। हिंदी के अंदर सब कराया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ और देखो स्वर तथा व्यंजन, सब सिलेबस का पोर्शन है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कह दिया, चयन लेना है, वर्दी अगर धारण करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार की मेहनत आपका करियर सेटल कर देगा। और वही सोचोगे नहीं आराम करना है, ये करना, क्योंकि देखो जब मैं आधे घंटे की क्लास में आपका इतना पोर्शन कवर कर रहा हूं, यानी मैं आपकी इकोनॉमी कवर करूंगा, मैं आपके जीएस के पोर्शन मेन कवर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 15 जून तक ये आपके क्रैश कोर्स के मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ अभी कई बच्चे इसमें ऐसे जो कहते हैं सर रीजनिंग भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए, सर कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दीजिए, सब होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य, क्योंकि मैं अभी सब चीज नहीं करूंगा। अब जैसे हिंदी है, हिंदी का एक पोर्शन एंड हो जाए या इकोनॉमी का एक पोर्शन एंड हो जाए, तो वहां पे जो स्पेस बचेगा वहां रीजनिंग या कंप्यूटर ऐड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी से कहोगे कि ना पहले दिन ही कंप्यूटर भी ऐड कर, पहले दिन ही आपका हिंदी भी ऐड कर, पहले दिन ही अपने आप में जीएस भी ऐड कर, पहले दिन ही वो कर, इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हिंदी स्वर तथा व्यंजन कल संडे है, कल तक एंड हो जाना चाहिए, कल शाम 3 दिन के अंदर विंसर ईयर बुक समाप्त हो जाना चाहिए, जिला सीरीज में टिहरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा जीएस, कल मैंने आपको एक बच्चा लिख रहा था सर ये पॉलिटिकल साइंस का नहीं बल्कि हिस्ट्री का टॉपिक, मैंने पहले ही कहा था कि हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन पॉलिटिकल के सिलेबस में दिया था वो, जो ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय है, आर्य समाज वो दयानंद सरस्वती है, इसके अलावा रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद है, वो सिलेबस आपका भले ही किसका हो, इतिहास का हो, लेकिन दिया किसमें, उसने पॉलिटी में, ठीक है। इसके बाद उसी से आगे आप लोग अगर देखोगे तो जीएस के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, कंप्लीट उसी सिलेबस के हिसाब से वहां पे देखना भारत में अंग्रेजी शिक्षा, यानी भारत में कहां से पढ़ना मैं बताऊंगा, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा क्या पढ़ना है आपको, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्लस 1857 की क्रांति, ये सब सिलेबस में है, ठीक है। प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 और प्लस बंगाल विभाजन 1905, 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए।
ये सब सिलेबस में दिए हुए हैं। बंगाल विभाजन 1905 सिलेबस चेक करो। आप कहोगे सर सिलेबस कहाँ से निकालें? यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस देखिए, कोई भी क्लैरिकल का ही सिलेबस निकाल दीजिए ग्रुप सी का, सारे में एक ही चीज है, ये टॉपिक आपके जीएस में कंप्लीट होने चाहिए। चूंकि संडे कल है तो कल आपको रेस्ट मिलेगा, कल आपकी मोटिवेशनल वीडियो आएगी, तो ये 2 दिन का आपका होमवर्क है, ये 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, यानी सोमवार की रात, यानी आज कल और सोमवार की रात तक ये खत्म हो जाना चाहिए। टिहरी कल के कल या आज रात खत्म होना चाहिए। स्वर तथा व्यंजन 1 घंटे का काम है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, और जीएस में ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अब आप कहां से पढ़ोगे? अंग्रेजी शिक्षा का विकास देखोगे तो गूगल से भी देख लेना, आप देखोगे वुड का डिस्पैच, मैकाले का जो अपने आप में आया था 1835-36 में अंग्रेजी शिक्षा, वुड डिस्पैच आया था, हंटर आयोग आया था 1882-83 के में प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 1917 का सैडलर आयोग है, वर्धा समिट है, जो अंग्रेजी काल में भारत में शिक्षा का विकास हुआ, वो चेक कर लेना, मेन फैक्ट है। 1857 की क्रांति कहीं भी मिल जाएगा किसी भी किताब में, और ये मैं आपको बताता हूं, ल्यूसेंटी अगर जीएस बुक भी है तब भी काम बन जाएगा, ल्यूसेंट जीएस से भी अगर आप ये पोर्शन करोगे तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। होमवर्क 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ध्यान से सुनना। अगला देखना बच्चों इकोनॉमी में, अब ऐड कर दो उससे आगे को, ठीक है। हेडिंग डालो मुद्रास्फीति। जैसे आपको मैंने 2 चीजें बताई, मैंने आपको गरीबी बेरोजगारी बताई, तो आज हम महंगाई देखेंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। सामान्यतः ये होता क्या है बच्चों, जिसको आप नॉर्मली महंगाई शब्द बोलते हैं, इससे पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो, चयनित वस्तुओं की औसत कीमत अगर बढ़ रही है तो उसी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं बच्चों? मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, चयनित वस्तु, अब मैंने सभी वस्तु नहीं कहा, चयनित वस्तुओं की औसत कीमत बोला, एवरेज प्राइस, ठीक है, में बढ़ोतरी ही क्या है बच्चों? अपने आप में मुद्रास्फीति है। ध्यान से सुनना, चयनित वस्तु की औसत कीमत, अब बोला मैंने चयनित वस्तु, यानी हम सब वस्तु नहीं करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने कहा यार ये लाइट से संबंधित चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, हमने कहा ईंधन से संबंधित चीजें हैं, हमने कहा ये खाद्य पदार्थ हैं, हमने कहा ये सेवाएं, जो भी हमने वस्तुएं सेलेक्ट की, हमने कहा इनकी औसत कीमत, सपोज हमने 10 वस्तुएं ले रखी किसी इंसान के जीवन में, और उनकी कीमत सपोज सबका मिला के 100 है, किसी की 5 रुपए होगी, किसी के 25 रुपए, किसी के 10 रुपए, तो इन 10 वस्तुओं की कीमत अगर 100 की जगह 110 हो गया, इनकी औसत कीमत 100 से 110 हो गया, तो ये 10% का जो इंक्रीमेंट है, यही अपने आप में क्या है बच्चों? मुद्रास्फीति है। तो मैंने क्या कहा, चयनित वस्तु की औसत कीमत में होने वाली वृद्धि ही क्या है अपने आप में? मुद्रास्फीति है। अब ध्यान रखना, चयनित वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं बच्चों, जो खाने वाला है, उपभोक्ता है जो, उसके लिए अलग होंगी, जो प्रोड्यूसर है, जो अपने आप में उत्पादन करता है, उसके लिए अलग होगी, ठीक है। देखो चयनित वस्तुएं उत्पादक व उपभोक्ता के लिए अलग अलग हो सकती हैं, उपभोक्ता हेतु अलग अलग, तथा यह शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी अलग अलग हो सकती हैं, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु भी अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हो सकती है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ध्यान रखना है चयनित। अब देखो, जो ये चयनित वस्तुओं की औसत कीमत बोला ना, इसको बोलते हैं कीमत स्तर, यानी प्राइस लेवल, यानी इस कीमत स्तर में अगर बढ़ोतरी होती है तो वही क्या है अपने आप में? मुद्रास्फीति, यानी कीमत स्तर की बढ़ोतरी ही क्या है अपने आप में? मुद्रास्फीति। तो लिख लो इसको, कीमत स्तर, औसत कीमत को कीमत स्तर भी बोलते हैं, और ये कीमत स्तर अगर बढ़ रही है तो क्या होता है बच्चों? मुद्रास्फीति। अब ध्यान रखना, भारत में मुद्रास्फीति के आंकड़े कौन निकालते हैं? आंकड़े निकालता है बच्चों सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है बच्चों ये निकालता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कुछ भी पूछे, कैसा भी पूछे, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। देखो, भारत में मुद्रास्फीति के आंकड़े सामान्यतः सीएसओ निकालता है, सामान्यतः जनरली 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और ये किस विभाग के अंदर काम करता है? सीएसओ मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। कई बच्चे नहीं बता पाएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है बच्चों? सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। यही मुद्रास्फीति के आंकड़े निकलता है। अब आता है बच्चों मेन चीज, आखिर भारत में मुद्रास्फीति जो होती है उसका मापन कैसे किया जाता है? भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए बच्चों 3 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिखो, भारत में मुद्रास्फीति के मापन हेतु सूचकांक, भारत में मुद्रास्फीति के मापन हेतु सूचकांक। तुरंत पढ़ना, वरना आत्मा परमात्मा के पास जाने में देर नहीं लगती है। चयन लेना है तो तमीज से और पूरे मेहनत से पढ़ना, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन हेतु सूचकांक लिखो। 3 सूचकांक का बेसिकली हम प्रयोग करते हैं बच्चों। एक बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। एक को बोलते हैं
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी अपने आप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और तीसरा आता है बच्चों यानी एक WPI आता है, एक CPI आता है, तीसरा आता है PPI यानी उत्पादक मूल्य सूचकांक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, PPI इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं, लिखो थोक मूल्य सूचकांक, इसको बोलते हैं CPI को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूरा लिखना, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और तीसरा बच्चों उत्पादक मूल्य सूचकांक WPI यानी अपने आप में उत्पादक मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब पेपर में क्या पूछता है आपके, अब पेपर में ये पूछता है कि भारत में नीतिगत स्तर पर महंगाई यानी मुद्रास्फीति के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है। भारत में नीतिगत स्तर पर WPI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिखो भारत में नीतिगत स्तर पर महंगाई यानी मुद्रास्फीति के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। भारत में नीतिगत स्तर पर मुद्रास्फीति के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। WPI का, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, भारत में नीतिगत स्तर पर महंगाई के लिए किसका, मुद्रास्फीति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब WPI का आधार वर्ष पूछेगा आपसे, का आधार वर्ष यानी आधार वर्ष मतलब हम कंपेयर कब से कर रहे हैं। इसका आधार वर्ष बच्चों 2011-12। ठीक है, पहले 2004-5 हुआ करता था, तो WPI का जो आधार वर्ष है बच्चों 2011-12 हो गया। ये कब से हुआ, 2017 से हुआ। अब आप कहोगे सर ये आधार वर्ष क्या है, मैं बताता हूं आधार वर्ष क्या है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हमें महंगाई निकालनी, हमें पता करना क्या है, हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम किससे बताएंगे, किससे तुलना करेंगे कि यार महंगाई इतनी है। तो हम 2011-12 में उस वस्तु की जो कीमत है जिससे मैं महंगाई निकाल रहा हूं उसकी कीमत तब देखेंगे और उसकी कीमत आज देखेंगे। देन हम उसकी कीमत का क्या करेंगे बच्चों, अपने आप में उस बेस ईयर के हिसाब से देखेंगे आज उसकी कीमत कितनी है, उसी के आधार पे हम क्या निकालते हैं, महंगाई। तो आधार वर्ष पूछता है WPI का 2017-11-12। ये पूछता है कि भारत में किसका प्रयोग किया जाता है नीतिगत स्तर पर, WPI का। अब यहां पे ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में होने वाली वृद्धि, यही कहा था ना, चयनित वस्तुओं की कुछ संख्या होगी ना, तो 697 वस्तुएं, यही लोक से ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा है, एक दो तीन मतलब एक 6-7 महीने पहले कोई एग्जाम हुआ था, कई बच्चे नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि पिछली बार जब मैंने क्लास कराई थी ध्यान ही नहीं दिया होगा। ठीक है, तो WPI में जो वस्तुएं हैं बच्चों 697 में वस्तुएं। ठीक है, कितने वस्तुएं इसमें, 697। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 697, ये क्वेश्चन आ चुका है। इस 697 वस्तुओं की कीमत देखी जाती है। इसमें जो है बच्चों कुछ प्राथमिक वस्तुएं हैं, कुछ ईंधन व बिजली से संबंधित वस्तुएं, और कुछ विनिर्मित उत्पाद हैं, यानी जो आपने प्रकृति से उगाया उसको आपने क्या करा, इंडस्ट्री में जाके चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं विनिर्मित। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या है विनिर्मित उत्पादों की। ठीक है, तो देखो WPI में जो वस्तुएं हैं बच्चों 697 हैं, और इन 697 में आपको पता होना चाहिए प्राथमिक वस्तुएं हैं, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद। ठीक है, ये इसमें देखो प्राथमिक वस्तुएं लिखो, प्राथमिक, ये संख्या नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसने, प्राथमिक वस्तुएं लगभग 117 हैं इसमें। ठीक है, दूसरा ईंधन और बिजली से संबंधित है, क्योंकि हर किसी इंसान की लाइफ में ईंधन और बिजली की भी जरूरत होती है, ये लगभग है बच्चों अपने आप में 16। और लास्ट में बच्चों विनिर्मित उत्पाद, मैन्युफैक्चर, जो कंपनी में जाके आपने लाल मिर्च तोड़ी मार्केट में, वहां कंपनी में भेज दी और उसका पाउडर बना के खा लिया। ठीक है, पाउडर बना के ले आए, तो विनिर्मित उत्पाद में सबसे ज्यादा जिनकी संख्या 564 है। ये इसके आगे लिखो सर्वाधिक। ठीक है, अगर कभी पूछता है कि WPI में सर्वाधिक किस वस्तुओं का रखा गया है 697 में, तो विनिर्मित वस्तुओं को। ठीक है, तो WPI का आधार वर्ष पूछेगा 2011-12। WPI किस का प्रयोग किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक का नीतिगत स्तर पर महंगाई मापने के लिए। ठीक है, और इसका मापन सूचकांक। अब देखना बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि WPI की जो वस्तुएं हैं इसके बारे में। अब देखो CPI में जो बच्चों खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व दिया जाता है, जो CPI में है ना उसमें खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व, लिखो खाद्य पदार्थ को अधिक महत्व, यानी जैसे इसमें कौन से वस्तुएं हैं सबसे ज्यादा, विनिर्मित है ना, और इसमें खाद्य पदार्थ होंगे। ठीक है, CPI में। हालांकि हम CPI का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम नीतिगत स्तर पर महंगाई मापने के लिए किसका यूज करते हैं, WPI का। अब देखना, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये महंगाई है बच्चों, ये महंगाई कैसे मापी जाती है। जस्ट पेपर आपके अपने नॉलेज के लिए होना चाहिए। ठीक है, मापन कैसे होता है इसका आपको एक जस्ट बता रहा हूं। देखो हम एक फॉर्मूला लेते हैं बच्चों, हम एक क्या करते हैं, फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, हमने ये देखा कि पहले मतलब एक फॉर्मूला नॉर्मली आप देखो, सपोज हमने क्या किया, आपके समझने के लिए, सपोज हमने मार्च 2025 में महंगाई निकालनी है, कि महंगाई किसी वस्तु की, ठीक है, हमने ये निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे मार्च 2024, सेम मंथ, सेम एक साल पहले, मार्च 2024 में उसकी कीमत देखेंगे। ठीक है, उसकी कीमत उस वस्तु की,
सपोज मार्च 2024 में उसकी कीमत 100 रुपए थी, कितनी, 100 रुपए थी, ठीक है, और मार्च 2025 आते आते उसकी कीमत होगी 110। अब हम कैसे निकालते हैं महंगाई, हम देखेंगे कि इसमें कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 10 की हुई ना, 100 से 110 में, ये आपके समझने के लिए है। और किसके सापेक्ष हुई वृद्धि, 100 के सापेक्ष, यानी यही आधार वर्ष बोला था मैं अभी आपसे, आधार यही है वो, ठीक है, कंपैरिजन। और इसको 100 से हम कैलकुलेशन के लिए इंटू करते हैं, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, कितना बचा, 10। तो महंगाई कितनी परसेंट बढ़ी है बच्चों, 10%। तो ध्यान रखना, भारत में महंगाई के मापन के लिए पॉइंट टू पॉइंट या ईयर ऑन ईयर विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो, भारत में महंगाई मापन हेतु, भारत में महंगाई मापन हेतु पॉइंट टू पॉइंट या इसे क्या कहते हैं, ईयर ऑन ईयर विधि का प्रयोग, विधि का प्रयोग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ईयर ऑन ईयर का मतलब आपने 24 से 25 में आगे एक ईयर कर दिया, मार्च से मार्च आगे, आप सेम मंथ में जाओगे एक साल पहले, देखोगे उसकी वस्तु की कीमत क्या थी, अब कितनी है। तो ध्यान रखना, भारत में महंगाई के लिए पॉइंट टू पॉइंट या ईयर ऑन ईयर विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको नॉर्मल सी चीजें हैं। अब आपको मैंने WPI में बता दिया, नीतिगत स्तर पर कितनी वस्तुएं, ये भी आपको पता चल गई कि आखिर WPI के मापन के लिए हम कितनी वस्तुओं का बच्चों क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है, ठीक है। अब देखना बच्चों, दो चीजें आती हैं, क्योंकि जो आधार वर्ष मैंने बताया ना 2011 है, अब उसमें एक दिक्कत आती है बच्चों। अब हमने तुम आप नॉर्मल समझो, ठीक है, आपने एक नॉर्मल आपके समझने के लिए, ठीक है, आपने 10 केजी का आटे का बैग लिया, कोई कंपनी, ठीक है, और वो 2011 की बात करता हूं आपके समझने के लिए, ठीक है, 2011 की बात करते हैं। उस 2011 में वो 10 केजी आटा सेम कंपनी का सपोज आपका 100 रुपए का पड़ा, कितने का पड़ा, 100 रुपए का। अब यही 10 केजी का आटा हमने कहा 2012 में, कितने में, 12 में, और ये 10 केजी का आटा हमने क्या कर दिया बच्चों, ये जो पड़ गया 2012 में, ये पड़ गया आपका 120 का, ठीक है। फिर हमने देखा 10 केजी का आटा 2013 में, ये पड़ गया सेम कंपनी का 90 रुपए का, ठीक है। अब देखो, अब आपने कहा कि हम एक आधार वर्ष लेते हैं 2011 में हमारा वो 100 रुपए का था, हमने हमेशा 100 से कंपेयर किया, लेकिन ये 120 क्यों हुआ, सपोज मॉनसून की स्थिति खराब होगी, बारिश अच्छी हुई नहीं, उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ, तो चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगा। तो ये मानसून की मार खा गया, मानसून खराब था वाली। इसमें मानसून बहुत अच्छा हो गया, इसमें आपका क्या हो गया, बहुत अच्छी क्या होगी, बारिश होगी अच्छी, तो बहुत प्रोडक्शन हो गया, तो सस्ता हो गया। अब बताओ, आपने क्या कहा, ये मॉनसून के हाथ में चीजें हैं, ये 2011 में 100 का था, अब 90 का हो गया 2013 में, लेकिन 2012 में 120 का। ये किसके हाथ में, क्या आपके हाथ में है, आपकी गलती है इसमें, आपके हाथ में नहीं, ये बारिश पे। तो लेकिन आप जब आंकड़े निकालोगे तो आधार वर्ष की वजह से आपको लगेगा वाओ ये तो बहुत सस्ती होगी, वाओ ये तो बहुत महंगा हो गया, क्योंकि आपने कंपैरिजन कहां से किया, आधार वर्ष से। आधार वर्ष में एक नॉर्मल मौसम था, अगले साल मौसम खराब हो गया, मतलब मानसून अच्छा नहीं हुआ, उसके अगले साल और अच्छा हो गया, आप महंगाई निकालने में कंपेयर कर रहे हो। तो इस आधार वर्ष की वजह से चीजें क्या होगी, महंगी या सस्ती दिखी आपको। और इसी प्रकार से बच्चों पेट्रोल, भारत क्या करता है, जो ईंधन है बच्चों पेट्रोल वगैरह, वो दूसरे देशों से मंगाता है। अब यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा, अमेरिका कुछ अपनी पॉलिसी अपना रहा, भारत को तेल महंगा मिल गया, ओपेक से भारत ने तेल का आयात किया, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब उन लोगों के हाथ में तेल के रेट तय करते हैं, वो कच्चे तेल के, कभी उन्होंने कच्चे तेल के रेट बढ़ा दिए, कभी कच्चे तेल के रेट कम कर दिए। तो इस वजह से क्या होता है, कच्चे तेल के रेट ज्यादा कर दिए तो चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि भारत पेट्रोल मंगाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए ईंधन का यूज होगा, गाड़ियों से जाएगा तो वो महंगा होगा, तो चीजें महंगी हो जाएंगी, कभी तेल सस्ता होगा। तो ये क्या होता है बच्चों, ये भी भारत के हाथ में नहीं है, ईंधन और ये चीजें। क्यों, इससे वस्तुएं महंगी या सस्ती हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको तेल किस रेट से पड़ रहा है। तो मॉनसून यानी खाद्य पदार्थ है, ये किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे, प्लस ईंधन से संबंधित चीजें, ये किस पे डिपेंड करती है, भारत दूसरे देशों से तेल वगैरह मंगा रहा है। ये जो वस्तुएं हैं खाद्य पदार्थ और ईंधन, इसको अगर हटा के हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, जो वस्तुएं थी 697 ना या जो भी है, इसको हटा दिया उन खाद्य पदार्थों और उनको, तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर आप पूछता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर मुद्रास्फीति लिखो, कोर इन्फ्लेशन। अगर पूछता है कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इसके आगे डैश करके लिखो, यदि मुद्रास्फीति की गणना में
यदि मुद्रास्फीति की गणना में ईंधन व खाद्य पदार्थों को हटा दिया जाए, ईंधन व खाद्य पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, इससे चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। समझ गए ना? यदि मुद्रास्फीति की गणना में पूरा लिखना, खाद्य पदार्थों ईंधन को हटा दिया जाए तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। और दूसरा होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। यदि हेडलाइन, ठीक है, यदि मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य पदार्थों ईंधन को भी शामिल किया जाए, यदि मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य पदार्थों व ईंधन को भी सम्मिलित किया जाए तो उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये आपको क्या होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखना बच्चों, एक नोट करके लिखो, नोट करके, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता से जुड़ी वस्तुओं को शामिल नहीं करता है। उपभोक्ता, क्योंकि बच्चों जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हम कैलकुलेशन में लेते हैं, लेकिन वो तो उपभोक्ता से जुड़ी, वो तो होलसेलर लेते हैं ना। हम तो नॉर्मल है, हम तो खुदरा मूल्य देखते हैं जो हमें पड़ रहा है, लेकिन होलसेलर में तो जो बड़े होलसेलर होते हैं उनको एक कम रेट में मिलता है, तो हमारे से उससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो लिखो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता से जुड़ी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तथा यह सेवाओं को भी शामिल नहीं करता। किसी भी इंसान की लाइफ में सिर्फ वस्तुएं इंपॉर्टेंट नहीं, सेवाएं भी। आप शिक्षा ले रहे हो, वो नहीं है सर्विस, आप हॉस्पिटल सुविधाएं ले रहे हो, आप परिवहन की सुविधाएं ले रहे हो, आप रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह की सुविधाएं ले रहे हो, ये सब सर्विसेज के अंदर आती है बच्चों। लेकिन हम ये भी तो महंगाई, इस पर भी तो डिपेंड कर रहा, परिवहन कितना महंगा हो गया आपको क्या पता। ठीक है, तो ये चीजें इसमें शामिल नहीं होती हैं, तो ये इसकी कमी मानी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI उपभोक्ता से जुड़ी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व, सेवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अगर स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, उपभोक्ता से जुड़ी तथा सेवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, सेवाओं का प्रतिनिधित्व यानी उपभोक्ता से जुड़ी और सेवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसके लिए हम WPI की जगह क्या यूज करते हैं बच्चों, CPI करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दूसरा लिखो CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष लिखो 2012, आधार वर्ष लिखो इसका 2012। ठीक है, लिखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका आधार वर्ष कितना लिखोगे, 2012 लिखोगे, ध्यान रखना। इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों होते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें लिखो वस्तु, उसमें सिर्फ वो वस्तु होती है, प्लस सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, इसमें लिखो वस्तु तथा सेवाएं दोनों शामिल होते हैं। दूसरा लिखो CPI जो है खुदरा स्तर पर निकाला जाता है, यानी जो हम कंज्यूमर के स्तर पर। ठीक है, तो लिखो CPI यानी ये क्या है, थोक मूल्य, कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा स्तर पे, खुदरा स्तर मतलब जो आप लेते हो, जो रेट, ठीक है, उस पर जो आपको पड़ रहा है कोई चीज, किसी वस्तु की कीमत, खुदरा स्तर पर लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली बच्चों 4 प्रकार के CPI होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक होता है CPI औद्योगिक, जो श्रमिक होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, दूसरा CPI होता है कृषि मजदूर के लिए, तीसरा CPI होता है बच्चों ग्रामीण मजदूर के लिए, और चौथा CPI होता है ग्रामीण और शहरी संयुक्त है। ठीक है, लिखो CPI 4 प्रकार का होता है, लास्ट है इसका आज का। ठीक है, फिर मुद्रास्फीति कल खत्म हो जाएगा। CPI 4 प्रकार का होता है। पहला लिखो CPI औद्योगिक श्रमिकों के लिए, उनके लिए क्या रेट होता है। ठीक है, CPI औद्योगिक श्रमिकों के लिए। दूसरा लिखो CPI कृषक मजदूरों के लिए। तीसरा लिखो CPI ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और चौथा लिखो CPI ग्रामीण और शहरी संयुक्त। ठीक है, ग्रामीण व शहरी संयुक्त रूप से, संयुक्त। ठीक है, अब इन 3 के आंकड़े निकालता है, पहले के धीरे इसके आंकड़े श्रम ब्यूरो, ये श्रम ब्यूरो का पार्ट है। ठीक है, श्रम ब्यूरो। और ये वाला जो चौथा निकालता है बच्चों, इसके ये संकलित करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको ध्यान रखना, चौथे वाले को निकालेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये संकलित करता है, और पहले के 3 को करेगा बच्चों श्रम ब्यूरो। ठीक है, श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय के अंदर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का पार्ट है ये, श्रम व रोजगार मंत्रालय, इसके ब्रैकेट में लिखो श्रम व रोजगार मंत्रालय। और दूसरा इसको जो संकलित करता है, इसके आंकड़े, ये करता है CSO बच्चों। ठीक है, CSO किसके अंदर आता है, अपने आप में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया आपका, ये सब श्रम ब्यूरो वाला जो है बच्चों, ये कौन करेगा, ये 3 के 3 जो इसको संकलित करता है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लिख लेना। और इसमें CPI ग्रामीण और शहरी जो है बच्चों, ये अपने आप में कौन करता है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, अब देखना, आज मैंने आपको जो कराया हुआ है बच्चों, मुद्रास्फीति क्या होती है,
WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स नीतिगत स्तर पे लेते हैं। WPI में 697 वस्तुएं होती हैं, उसमें सेवाएं नहीं होती हैं, उपभोक्ता मूल्य नहीं होता है। 2011 उसका बेस ईयर है और इसको जो है ईयर ऑन ईयर या अपने आप में किसका प्रयोग किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। और CPI जो होता है कंज्यूमर लेवल का होता है, इसमें खुदरा स्तर पे इसका मूल्य निकाला जाता है। ये ध्यान रखना। कल जो आएगी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट आएगी। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है ये बता दिया, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है ये बता दिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट महंगाई का दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है और महंगाई का फायदा किसको होता है। ये ग्रुप आता है, पेपर में छांटने आता है, इनमें से किस वर्ग को महंगाई का फायदा होगा, इनमें से किस वर्ग को महंगाई का नुकसान होगा, वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब देखना जिला सीरीज अल्मोड़ा। ठीक है, मैंने कल कहा था आपसे अल्मोड़ा, आप कॉपी पकड़िए, नोट बनाए होंगे आपने, और अल्मोड़ा क्या टिहरी होमवर्क दे दिया। ठीक है, अल्मोड़ा बेसिकली अगर देखोगे बच्चों तो चमोली, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर 5 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे पौड़ी 7 के साथ बनाता था, अल्मोड़ा बनाता है बच्चों 5 जनपदों के साथ, जिसके उत्तरी भाग में लगभग चमोली, उत्तर पश्चिम में इसका पौड़ी, उत्तर पूर्व में बागेश्वर, पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्व में चंपावत और दक्षिणी भाग में नैनीताल जिला है। ठीक है, ये पता ही होगा आपको। बाकी अल्मोड़ा कब इसका अक्षांश देशांतर कुछ नहीं पढ़ना आपके हिसाब से। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि 1563 में बालो कल्याण चंद्र द्वारा राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट की थी। इतिहास का पोर्शन कई बार आप पढ़ चुके हैं और आपको ऐसा भी नहीं कि नहीं आता है। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी शिफ्ट की थी। बाकी रोहिला आक्रमण वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने जितना आपको कराया था उस समय। ठीक है, इसके बाद प्रमुख स्थलों में आओगे तो यहाँ पे बच्चों परंपरागत तांबे का प्रयोग किया था, तांबे के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अल्मोड़ा जो है तांबे तो प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अल्मोड़ा तांबे के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ोगे। अब ये तो नहीं पूछेगा कि कौन सी नदी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब आप पेपर में बैठते हैं आपको पता होना चाहिए कोसी कहाँ बहती है, गगास कहाँ बहती है। तो ये मेन है बच्चों, कोसी नदी है, सुयाल नदी है, पश्चिमी रामगंगा, गगास व पनार, ये नदियां इस राज्य को मतलब इस जिले को टच करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी टच करते हैं, कोसी नदी है, सुयाल नदी है, पश्चिमी रामगंगा, गगास व पनार नदी। ठीक है, पूरे मैप में मैंने आपको कराया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था इसमें, नदियों द्वारा अपनी घाटी में समतल व उर्वर भूमि का निर्माण किया जाता है, जिसको सेरा कहते हैं। जैसे सेरा घाट सुना होगा। ठीक है, ये सेरा क्या होता है, इसके आगे आपको पता होना चाहिए, आपने नोट किया है, मैंने बता रखा आपको। नदियों द्वारा अपनी घाटी में समतल व उर्वर भूमि का निर्माण किया जाता है। एक नदी होती है अपनी घाटी में जो बहती है वो समतल व उर्वर भूमि का निर्माण करती है, उसी को क्या बोला जाता है, सेरा। ये मैंने आपको कराया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रानीखेत के बारे में दिया है। रानीखेत के बारे में आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में अब नहीं आता। इसमें क्या पढ़ा रखा है, झूलादेव पर्वत श्रृंखला पे, सॉरी, झूलादेव पर्वत श्रृंखला पे है रानीखेत। कहां पर है, झूलादेव, झूलादेव पर्वत श्रृंखला पे रानीखेत बसा है। इसके अलावा कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, ये तो पता ही है आपको। 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना। ये 1869 में एक पॉइंट ये ध्यान रखना, 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई थी, झूलादेव पर्वत पे ही स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने माना था इसको, विलियम डोगलस के द्वारा। अगर आपके पास नोट्स बने हैं, मैंने कराया हुआ है जिला श्री, विलियम डोगलस के द्वारा इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन बोला गया था बच्चों। यहाँ पर एक बहुत फेमस ताल है नागदेव ताल, ये पेपर में पूछा गया है कई बार। नागदेव ताल कहां पर स्थित है, रानीखेत में, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध मंदिर के प्रसिद्ध स्थल यहाँ पे झूला देवी का मंदिर है, ये तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूला देवी का मंदिर कहां पर पड़ता है, ठीक है, झूला देवी का मंदिर रानीखेत में है। इसके अलावा बच्चों भालूडाम, मानकेश्वर मंदिर, कालिका देवी, कुछ नहीं पढ़ना। एक विंसर महादेव का मंदिर भी पढ़ लेना, जो कि रानीखेत में ही, एक पौड़ी में भी है, एक रानीखेत में भी है। ठीक है, विंसर महादेव मंदिर भी है, मिनसर महादेव मंदिर भी यहाँ पे पड़ता है। इसके अलावा ये भालूवान, हैड़ाखान कुछ नहीं पढ़ना। चौबटिया को क्या बोला जाता है, फलोद्यान का देश। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चौबटिया को क्या बोला जाता है, फलोद्यान का देश। मैंने कई बार बताया आपको, फलोद्यान का देश किसको बोला जाता है, चौबटिया को। यहीं पे फल संरक्षण व शोध केंद्र भी है बच्चों। ठीक है, फलों के संरक्षण और फलों पे रिसर्च करने के लिए शोध केंद्र है, चौबटिया है, रानीखेत के पास ही पड़ता है। और ये जो चौबटिया है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, फलोद्यान का देश, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बच्चों अल्मोड़ा शहर के पास प्रमुख स्थल फोर्ट मोइरा का किला, आपको पता है अल्मोड़ा में। कुनिंद की यहाँ पे मूर्तियां मुद्राओं का संग्रहालय, नंदा देवी पार्क, डियर पार्क, ये कुछ नहीं आता पेपर में। ठीक है, ये ऐसा है कि चितई मंदिर, इसके अलावा कसार देवी मंदिर, और इसके अलावा कटारमल का सूर्य मंदिर। ये तो बेसिक चीजें हैं। आप ये थोड़ा ना कि मैं जिला सीरीज पढ़ रहा हूँ, मेरे को एक एक चीज रटी होनी चाहिए, ये तो बेसिक है। आप चितई मंदिर कहाँ पर, चितई गोलो मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पे, कसार देवी मंदिर कहाँ, ये तो बेसिक चीजें आपके सबको आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे विरणेश्वर मंदिर राजा कल्याण चंद द्वारा बनाया गया था, ऐसा बताया जाता है। इस पॉइंट को देख लेना, जो कि बिनसर पहाड़ी पे है। ठीक है, विरणेश्वर मंदिर किसने बनाया था, विरणेश्वर मंदिर राजा कल्याण चंद द्वारा।
रामशिला मंदिर यहाँ पे है, ये राजा रूपचंद द्वारा बनाया गया था। एक इस पॉइंट को देखना। मल्ला महल का किला अल्मोड़ा में ही है, किसके द्वारा बनाया था? रुद्रचंद के समय का है लगभग, आप इसको चेक कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा गणनाथ मंदिर, मंदिर वगैरह इतने नहीं पढ़ने हैं, पुलिस वगैरह में इतना कुछ नहीं आता। आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर ही बस एक बार हाँ कि चलो ठीक है गणनाथ मंदिर पढ़ दिया तो ठीक है, ताकुला के पास ही, इतना बहुत सीरियस होकर उसको नहीं देखना है, ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर आपको पता ही है, उत्तराखंड शैली का है, जो कि बाणादित्य सूर्य मंदिर है, ये फेमस है, यहाँ पे आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों रणचंदी मंदिर, चितई मंदिर, कुछ नहीं पूछता है यहाँ से पेपर में, बहुत पुराने हो गए, पहले आया करते थे मंदिर वगैरह। सोमेश्वर के बारे में एक याद रखना बच्चों, यहाँ की जो पूजा की जाती है काशी विश्वनाथ के तुल्य मानी जाती है। ध्यान रखना, जो सोमेश्वर है बच्चों, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, यहाँ पे जो पूजा होती है सोमेश्वर महादेव में, वो काशी विश्वनाथ के समय समान मानी जाती है। मैंने पॉइंट लिखा है। और इस सोमेश्वर की स्थापना 700 ईस्वी में राजा किसने की थी? सोमचंद्र द्वारा, ऐसा बताया जाता है। और यहाँ पे जो पूजा होती है बच्चों, पूजा काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है। एक ही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बाकी स्याही देवी का मंदिर, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, परीक्षा वाणी में भी देखेंगे तो ये जागेश्वर मंदिर समूह जाट गंगा के किनारे, ये पॉइंट ध्यान रखना। और 124 मंदिर समूह है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर मंदिर समूह, राज्य का 5वां धाम इसको बोला जाता है। कत्यूरी राजाओं के द्वारा यानी शालीवाहन के द्वारा इसको बनाया गया था, ये सबसे आपको पता है। फिर महामृत्युंजय मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पे है, और केदारनाथ शैली का, ये सब आपको पता है। इसके अलावा द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। ये सब चीजें आपको पड़ी हुई, मैं आपको सिर्फ रिविजन कर रहा हूँ। एक ये ध्यान रखना, द्वाराहाट मंदिर समूह को हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा उत्कृष्ट गुजरदेव का मंदिर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा जा चुका है। अब तो ये शहर खंडहर की स्थिति में है या इसके बहुत कम मिलते हैं। गुजरदेव का मंदिर यहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा 3 मंदिर समूह कचहरी, मनिया और रतनदेव प्रसिद्ध है, यहाँ पे ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। इसके अलावा बच्चों उत्तर का काशी विम्भांडेश्वर, यहीं पे द्वाराहाट के पास है, मोस्ट इंपोर्टेंट करना। विम्भांडेश्वर उत्तर के काशी को बोलते हैं। और सियालदेव बिखौती मेला भी इसी जगह पे लगता है, यहीं कहीं, ठीक है। दोनागिरी की स्थापना वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, कब हुई थी, क्या हुई। दोनागिरी ये पता होना चाहिए आपका, यही है। डोलाश्रम कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। चौखुटिया, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अल्मोड़ा नगर की स्थापना कब की गई थी, क्या की थी, पहले आपको बड़ा है, इतिहास का पोर्शन है। मानिला देवी जो कि कत्यूरी की कुल देवी थी, मानिला देवी का मंदिर भी है, क्योंकि यहाँ पे ना मंदिर वगैरह बहुत ज्यादा लिखा रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जागेश्वर में श्रावणी का मेला लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए श्रावणी मेला कहाँ लगता है। ये सावन के मास में जागेश्वर के पास लगता है। और साथ साथ एक सोमनाथ का मेला मासी, चौखुटिया मासी में सोमनाथ का मेला लगता है, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। जो आपके पेपर में इंपोर्टेंट है। अब ये आपको जो संस्थान है ये पढ़ने हैं आपको। विवेकानंद पर्वतीय कृषि संस्थान कहाँ है? अनुसंधान अल्मोड़ा में है, जो कि 1924 में डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा बनाया गया था। ये आपका रिवीजन है, पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, आपको इसीलिए होमवर्क दिया जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में 1979 में बना था। कि रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी अल्मोड़ा की स्थापना पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा यहाँ पे मिशन स्कूल वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ राजकीय विधि अध्ययन संस्थान कुछ नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना। अल्मोड़ा में जो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना 2004 के आसपास हुई थी, ये ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन को आपसे आ सकता है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग एंड रिसर्च, ये कहाँ पे है? ताड़ीखेत में, अब खैर बंद है शायद, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं रहा अब, ठीक है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, ड्रग वाले दोनों यही है रानीखेत में, अब इंपोर्टेंट नहीं है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, 2-3 जगह हैं, ये भी अब उतना इंपोर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय, ध्यान रखना कहां पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा विवेकानंद प्रसूति कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में पूरा डीप पढ़ा रखा है मैंने आपको, 1924 में बना था, ये पढ़ा था, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही आप लोग देख के जाना है, ठीक है। प्रमुख मेले मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे श्रावणी मेला इंपोर्टेंट है। इसके अलावा सियालदेव बिखौती का मेला इंपोर्टेंट है, मासी का मेला इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जो यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, सल्ट खुमाड़, याद है ना, जो बहुत बार पढ़ाया है मैंने आपको, ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चों, आपको ये आपको सल्ट खुमाड़ वाला पता होना चाहिए, ठीक है। प्रमुख खनिज में अगर आप देखोगे तो पाथर या पटाल के लिए फेमस है, ये पॉइंट देख लेना, पाथर या पटाल। कुमाऊं के इलाके या गढ़वाल के इलाके में जाकर पर्वतीय क्षेत्र में जो छत होती है ना, काले पटाल बिछाए जाते हैं उनमें, इसी को इसके लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे चांदी और तांबा अच्छी खासा मात्रा में मिलता है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों यहाँ से, ठीक है। नेत्रा देवी का प्रसिद्ध मंदिर आपको पता ही है। द्वाराहाट मंदिर समूह वगैरह के बारे में बताइए आपको। बाकी बच्चों ये विंसर वन्यजीव विहार एक फेमस है यहाँ पे, 1988 के आसपास जो बना था विंसर वन्यजीव विहार। यहीं पे मैंने अन्य वन्यजीव विहार बताए हैं। उत्तरकाशी में कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार। चमोली रुद्रप्रयाग में केदारनाथ वन्यजीव विहार। पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव विहार। पौड़ी में सोना नदी वन्यजीव विहार। अल्मोड़ा में विंसर वन्यजीव विहार। देहरादून में मसूरी वन्यजीव विहार। नैनीताल और चंपावत में नंदौर वन्यजीव विहार। इनकी स्थापना भी पढ़ना आप। गोविंद वन्यजीव विहार कब बना? 1955। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972। अस्कोट वन्यजीव विहार 1986
सोना नदी वन्यजीव विहार 1987, बिनसर वन्यजीव विहार 1988, मसूरी वन्यजीव विहार 1993 और नंदौर वन्यजीव विहार 2012। ठीक है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक लाखों गुफा है, आपको पता है सुयाल नदी के तट पे है अल्मोड़ा में। मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया और विभिन्न पशुओं का चित्रण इसमें किया गया है। अलग अलग कलर यहाँ पे सामूहिक नृत्य के रूप में इसको दिखाया गया। लाखों बिहार के बारे में आप जानते हैं, बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा लोएथाप शैल चित्रशाला, फड़का नौली, फल सीमा, पेटसाल, कालामाटी, ये सब चीजें। तो इसके अंदर आपको एक अच्छे से आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो वो क्या करना है, कुछ प्रमुख एक आध मंदिर है, एक आध मेले हैं, बाकी जो यहाँ पे इस संस्थान है, ठीक है, वो अल्मोड़ा जिला अच्छे से करने के बाद तो आपके 3 जिले, देहरादून, आपका पौड़ी और आपका अल्मोड़ा, ये 3 के 3 जिले आपकी मुंह जबानी होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आ गई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।